मैंने अपने साथियों से मशवरा करके 26 जनवरी के लिए एक प्लान तरतीब दिया और उसकी नोक पलक संवारी। 26 जनवरी को पाकिस्तान में 23 मार्च की तरह भारत के हर बड़े शहर में और खुसूसन दिल्ली में दिफाई अफवाज की परेड, एयर शो और असलहे की नुमाइश होती है। और यही दिन हमने अपने मिशन के लिए चुना था ताकि भारतीय अवाम और गैर मुल्की सिफारती नुमाइंदों के सामने भारतीय फौज और इंटेलिजेंस की सुबकी कर सकें और उनकी नाअहलियत को दुनिया भर के सामने जाहिर कर दें। मैंने साथियों के मशवरे से दिल्ली के पाम एयरपोर्ट, बम्बई के सांता क्रूज एयरपोर्ट और श्रीनगर के हवाई अड्डे के कार्गो सेक्शनों को टारगेट बनाने का फैसला किया। इसके अलावा दिल्ली में परेड के दौरान खुद साख्ता मोलोटोव बमों के धमाके भी करने थे। एयरपोर्ट्स के कार्गो सेक्शनों में धमाकों में हमने आतिशगीर मादा इस्तेमाल करना था ताकि जानी नुकसान कम से कम और माली नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो। दिल्ली में फौजी परेड का तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, इसलिए हमने परेड के आखिर में सूबों के फ्लोट्स को उनके स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मोलोटोव बमों का निशाना बनाना था। बजाय बोतलों के हमने दस्ती थर्मस के टीन के खोलों से ये बम बनाने का फैसला किया। सर्दी का मौसम होने की वजह से बोतलें हाथ में देखकर इंटेलिजेंस वालों को शुबा हो सकता था, लेकिन चाय भरी थर्मस तो परेड देखने वाले अक्सर साथ लाते होंगे और इन थर्मसों में हमारे 4-5 थर्मस आसानी नजरअंदाज किए जा सकते थे। अपने साथियों से मशवरे से प्लान मुकम्मल करने के बाद मैं बशीर के गैराज में गया और उसे अपना प्लान बताया। आतिशी ग्रेनेड तो मैं अपने सीनियर्स के दिए हुए नए हमदर्द से दिल्ली में हासिल कर सकता था, लेकिन मोलोटोव बमों के लिए मैंने बशीर को कहा कि 4-5 दस्ती थर्मस लेकर उनके खोलों पर ऐसी गहरी लकीरें लगा दे जैसे दस्ती बमों पर होती हैं। एयरपोर्ट्स पर धमाकों के लिए उसने कहा कि पहले वाले 4 लड़कों में से ही वो 3 लड़के इस काम के लिए भेजेगा। उनमें से एक लड़का जो कई बार बम्बई जा चुका था, उसे बम्बई के लिए मुंतखब किया गया। दिल्ली का पाम हवाई अड्डा तो सभी ने देख रखा था, वहाँ भी काम दिखाना कुछ मुश्किल न था। बात श्रीनगर के हवाई अड्डे पर आकर ठहर गई। 1971 की जंग के बाद भारतीय फौज की मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अददी ताकत बहुत बढ़ा दी गई थी और सर्दियों में तो अवाम की आमदोरफ्त बहुत कम हो जाती थी। इन हालात में मिशन अगर कामयाब हो भी जाए तो श्रीनगर से बाहर निकलने के सिर्फ 2 रास्ते थे, एक बजरिया हवाई जहाज और दूसरा बजरिया सड़क। इन दोनों पर चेकिंग के दौरान अगर कोई श्रीनगर में अपने कयाम की मुद्दत और जगह के मुतालिक सवालात का खातिर खा जवाब न दे सका तो उसे फौरी गिरफ्तार कर लिए जाने का हर मुमकिन इम्कान था। हमने इन खदशात के पेश नजर श्रीनगर के हवाई अड्डे को अपने प्रोग्राम से निकाल दिया और बकिया की भरपूर तैयारी शुरू कर दी। अगले रोज मैं अपने नए हमदर्द के पास पहुंचा। उसकी फैक्ट्री दिल्ली से मुलिका इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ थी। मैं फैक्ट्री की इंतजार गाह में काफी देर बैठा उसके फारिग होने का इंतजार करता रहा। खासी देर के बाद जब वो फारिग हुआ तो उससे दफ्तर में मुलाकात हुई। चिट पर मैंने अपना कोड पहले ही से लिख रखा था। मैंने वो चिट उसके मेज पर रख दी। इस पहली और अचानक मुलाकात में चिट देखकर वो कुछ न समझा और सवालिया अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने उसे कहा कि इसे उल्टा पढ़िए। उल्टा पढ़कर उसे बात फौरन समझ में आ गई। मेरे कमरे में दाखिल होते वक्त उसने मेरे सलाम का रस्मी सा जवाब दिया था। अब उठकर उसने मुझसे मुआनिका किया, खैरियत पूछी और कहा कि हम इकट्ठे दफ्तर से बाहर निकलते हैं। मजीद गुफ्तगू गाड़ी में करेंगे। इससे पहले हम दोनों ने अपने कोड्स को 2 मरतबा दोहराया ताकि एक दूसरे के मुतालिक कोई शक व शुबा न रहे। दिल्ली जाने वाली सड़क पर उसने धीमी रफ्तार से गाड़ी चलानी शुरू कर दी और मुझसे आमद की वजह पूछी। मैंने उसे कहा कि मुझे 6 अदद ऐसे हैंड ग्रेनेड दरकार हैं जिनकी पिन निकालने और फटने में 15 मिनट का वक्फा हो। आम ग्रेनेड पिन निकालने के 6 सेकंड में फट जाता है। उसने बताया कि ऐसे ग्रेनेड तो दस्तयाब नहीं है, लेकिन वो हमें ऐसे टाइम बम दे सकता है जिनके फटने का वक्त हम खुद सेट कर सकते हैं। उसने कहा कि आइंदा पीर के दिन ठीक इसी वक्त मैं उसे फैक्ट्री में 500 कदम के फासले पर सड़क पर मिलूं और लिफ्ट मांगने के लिए इशारा दूं। गाड़ी में ही वो मतलूबा अशिया एक सूटकेस में पैक मेरे हवाले कर देगा। उसने कहा कि मेरी फैक्ट्री में तकरीबन 80% गैर मुस्लिम काम करते हैं, इसलिए आपका फैक्ट्री में आना मुनासिब नहीं। उसने मुझे अपने घर और फैक्ट्री के फोन नंबर दिए ताकि जब भी कोई काम हो तो इन नंबरों पर फोन करके सिर्फ ये कहें कि आज मौसम अच्छा है और अगले रोज शाम 6 बजे मैं आपको एयरपोर्ट रोड पर पानी की सबील के पास से गाड़ी में उठा लिया करूंगा। उसने कहा कि आपको पैसे देने की हिदायत भी मिली है, इसलिए सूटकेस में 1 लाख रुपया भी होगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हमारे लिए काम भी करना चाहता है और कुछ डरा हुआ भी है। उसने मुझे दिल्ली के शुरू होते ही एक टैक्सी स्टैंड पर उतार दिया। मेरी आदत है कि किसी से मिलने की जगह से अगर मैं वाकिफ न हूँ तो मुलाकात से पहले ही उस जगह को तलाश कर लेता हूँ ताकि मुलाकात के वक्त जगह ढूंढने में वक्त सर्फ न हो। टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लेकर
फिर मैंने उसे एयरपोर्ट रोड पर चलने को कहा। ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि एयरपोर्ट रोड पर किस जगह जाना है। मैंने उसे बताया कि ठंडे पानी की सबील वाली कोठी पर। उस सड़क पर शायद एक ही कोठी सबील वाली थी। ड्राइवर ने मुझे ठीक उसी कोठी पर उतार दिया। टैक्सी को फारिग करके मैंने उस कोठी के मालिक की नेम प्लेट पढ़ी तो मालूम हुआ कि ये कोठी मशहूर फिल्मी महानामों शमा और शमसा के मालिक यूनुस दहलवी की है। मैंने कुछ दूर और आगे जाकर एक टैक्सी पकड़ी और अपने होटल चला आया। अपनी तरफ से 26 जनवरी के इस्तकबाल के लिए हम अपनी तैयारियों में मसरूफ थे। इस दौरान पाकिस्तान से 2 मरतबा डाक मिली और हमने अपनी डाक पाकिस्तान भेजी। यशवंत बाकायदगी से डाक का पैकेट मेरे साथियों के हवाले करता और हर मरतबा 2000 रुपए लेता। पाकिस्तान से ट्रांसमीटर पर भी बाकायदगी से हमारी खैरियत पूछी जाती थी। हर काम मामूल के मुताबिक हो रहा था। बशीर ने थर्मस के 6 खोल मेरे कहने के मुताबिक बनाए थे और चारों लड़कों को उनके मिशन बता दिए थे। आइंदा पीर को मेरे नए कॉन्टैक्ट ने 6 टाइम बम और 1 लाख रुपया मुझे दिया। मैं और मेरे साथी 26 जनवरी के मिशन में अगरचे अमली हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन जंग के दिनों की तरह उनका घर हमारा ऑपरेशन रूम बन गया था, जहां पर बाहमी मशवरे से फैसले होते थे। मैं तकरीबन हर रोज बशीर के गैराज जाने लगा। चारों लड़के भी वहां आ जाते थे और मैं उन्हें मिशन के दौरान पेश आने वाली हर दुश्वारी और उससे निकलने की तरबियत देने लगा। इन लड़कों की दलेरी और खुशी खुशी मेरी हिदायत पर अमल करने और बार बार रिहर्सल के बावजूद बशाश रहने से मुझे यकीन हो गया कि ये लड़के अपने अपने मिशन को बखैर खूबी अंजाम देंगे। जनवरी के तीसरे हफ्ते में मैंने उन्हें 2 टाइम बम ला के दिए और उन्हें ऑपरेट करने की बार बार मशक करवाई। मैंने उन्हें टाइम बम 20 मिनट बाद फटने का वक्त एडजस्ट करने की भी बार बार मशक करवाई और उन्हें कहा कि टाइम बम कार्गो सेक्शन में कार्गो के बड़े बंडलों के दरमियान छुपा कर रख दें। कार्गो सेक्शन में दाखिले के लिए उन्हें बताया कि इस सेक्शन में एजेंट अक्सर सामान बुक करवाने या छुड़वाने आते हैं। वो उनके हमरा ही उनके साथी के तौर पर सेक्शन में दाखिल हो तो उनके लिए बड़ी आसानी रहेगी। यकलख तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर किसी बड़े कार्टन पर बैठ जाएं और थैला जिसमें बम रखा होगा उसको छुपाकर और बम चलने का स्विच ऑन करके पिछले कार्टन के पीछे रख दें और फिर जल्द से जल्द वहां से निकलें। बस ख्याल रखें कि 20 मिनट में आप एयरपोर्ट वरना कम से कम कार्गो सेक्शन से निकलकर मेन टर्मिनल में पहुंच जाएं और जितनी जल्दी मुमकिन हो एयरपोर्ट से जितना दूर जा सकते हैं चले जाएं। पाम एयरपोर्ट पर आरिफ उन्हें 2 मरतबा लेकर गया और कार्गो सेक्शन में ले जाकर उन्हें अमली तौर पर वहां का माहौल दिखाया। उसने सेक्शन के एक कारकुन से यूं ही पूछा कि बुकिंग के कितने रोज तक कार्गो बम्बई पहुंच जाता है। कुछ और मालूमात ली और वापस चले आए। बम्बई के मुतालिक हमने फैसला किया कि 2 लड़के वहां जाएं, एक मिशन अंजाम दे और दूसरा उसे कवर करे। बशीर ने उन्हें 4 अदद पिस्तौल भी दिए कि अगर खतरा ज्यादा हो तो बेशक पिस्तौल से हवाई फायर करें और मुसल्ला आदमी सामने आ जाएं तो उन्हें गोली मार कर फरार हो जाएं। 18 जनवरी को 2 लड़के बजरिया ट्रेन बम्बई रवाना हो गए। बशीर ने उन्हें एक एड्रेस जबानी याद करवाया कि अगर जरूरत पड़े तो वो इस एड्रेस पर जाकर न सिर्फ मदद हासिल कर सकते हैं बल्कि वहाँ रूपोश भी हो सकते हैं। बशीर ने बम्बई में अपने उस कॉन्टैक्ट को फोन करके बता दिया था कि इन नामों के लड़के आए तो हर तरह से उनकी मदद करें। मुझे बशीर, आरिफ, नजीर और उन लड़कों की गर्मजोशी से ऐसा महसूस होता था कि इनमें से हर कोई इस मिशन को अपना जाती काम समझकर अपनी पूरी तवानाई इसमें सर्फ कर रहा है। इन लड़कों की बम्बई रवानगी के बाद मैंने बशीर के साथ मिलकर मोलोटोव बम तैयार किए। ये बम बनाने की तरकीब यहाँ इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इसे जानने के बाद हर घर बम साज फैक्ट्री बन जाएगा। बशीर ने अपने ग्रुप में से 4 लड़के इस काम के लिए चुने और मैंने उन्हें ये बम एक्टिव करने और उन्हें फेंकने की 20 बार रिहर्सल करवाई। 25 जनवरी को जब हम मिले तो पाम एयरपोर्ट और परेड पर जाने वाले लड़के मुकम्मल तौर पर तैयार थे। बशीर ने मिशन के बाद 2 जगहों से लड़कों को उठाने के लिए 2 प्राइवेट मोटरों का इंतजाम भी कर रखा था। मैं और मेरे साथी परेड पर जा रहे थे। मेरे नंबर 2 ने मिशन के दौरान तस्वीरें उतारनी थी और एक साथी ने उसे कवर देना था। दूसरे 2 साथियों ने चारों लड़कों को कवर देना था। पाम एयरपोर्ट पर कार्गो सेक्शन के अंदर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आरिफ ने ली थी। 26 जनवरी 8:30 बजे दिल्ली में परेड और 11 बजे दोनों एयरपोर्ट्स पर कार्रवाई का वक्त बहुत पहले ही मुकर्रर कर दिया गया था और इस मुकर्रर वक्त में तब्दीली सिर्फ मौके पर हालात को देखकर ही की जा सकती थी। बम्बई जाने वाले लड़कों ने आरिफ को फोन पर अपने बम्बई पहुंचने और सांता क्रूज एयरपोर्ट पर कार्गो सेक्शन में जाकर हालात का जायजा लेने का बता दिया था। ये हमारा पहला मिशन था जिसमें हम सिर्फ निगरानी करने वाले थे और सारा
मिशन इन लड़कों ने पूरा करना था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 25 और 26 जनवरी की दरमियानी रात मैंने बड़ी बेकरारी में गुजारी। तमाम रात मैं बार बार अल्लाह पाक के हुजूर यही इल्तिजा करता रहा कि हमारा ये मिशन भी पहले मिशन की तरह कामयाबी से हमकनार हो। मैं खुसूसी तौर पर मिशन में शामिल लड़कों की सलामती की दुआ भी मांग रहा था। हम तो पाकिस्तान से ही सर पर कफन बांध कर निकले थे, लेकिन ये लड़के सिर्फ हमारी तरगीब देने की वजह से इस खतरनाक काम में महज अपने मजहब और जज्बे की वजह से शामिल हुए थे। 26 जनवरी को सुबह सवेरे तैयार होकर मैं होटल से बाहर आ गया। 8 बजे इंदिरा गांधी ने लाल किले पर भारतीय परचम लहराना था और 8:30 बजे परेड का आगाज होना था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी मिली जिसने मीटर की बजाय मुंह मांगे दामों पर मुझे परेड के नुक्ता आगाज से जरा दूर उतार दिया। परेड के लिए भारत की तीनों अफवाज के फौजी दस्ते, टैंक, तोपें, मिसाइल बैटरीज, मोबाइल रेडार के ट्रक, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दस्ते, ऊंट सवार सहराई जंग के लड़ाका दस्ते, इंजीनियरिंग के आरजी पुल बनाने के मोबाइल ट्रक तरतीब में परेड के इंतजार में खड़े थे। उनके बाद पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस और सीएमएच की नर्सों के दस्ते थे। उनके बाद स्काउट्स, तलबा और तालिबात की टोलियां पीटी के मुजाहिरे के लिए मौजूद थीं। सबसे आखिर में मुख्तलिफ सूबों की सकाफती नुमाइंदगी करने वाले फ्लोट्स थे। परेड देखने के लिए तमाम मुमालिक के सफीरों और वीवीआईपी शख्सियतों के लिए सलामी के चबूतरे के दोनों तरफ शामियाने लगे हुए थे। भारतीय सदर ने सलामी लेनी थी, जबकि तीनों अफवाज के सरबराहों और वजीर आजम के लिए चबूतरे पर बैठने का इंतजाम था। परेड देखने के लिए अवाम की बहुत बड़ी तादाद परेड के नुक्ता आगाज से लेकर कुर्सियों के तवील सिलसिले के बिलमुकाबिल सड़क पर खड़ी थी। बारिश से बचने के लिए दोनों तरफ छतरियां ही छतरियां नजर आ रही थी। सारे इलाके में जाबजा भारतीय फौज और पुलिस के जवान सिक्योरिटी के लिए खड़े थे। ये इतनी बड़ी परेड थी कि सलामी के चबूतरे से करीबन 1 किलोमीटर पहले चौक में दाएं जानिब वाली सड़क पर भी खासी दूर तक परेड में शमूलियत करने वाले मौजूद थे। मैंने लड़कों को पहले ही समझा दिया था कि जब परेड शुरू होने का ऐलान हो जाए तो उसके बाद ही वो कार्रवाई करें, क्योंकि ऐलान का मतलब ये होगा कि सदर, वजीर आजम और तीनों अफवाज के सरबराहों के अलावा तमाम सफीर और वीवीआईपी शख्सियात भी आ चुकी होंगी। इसीलिए मैंने कार्रवाई का वक्त मुकर्रर करने के बावजूद हालात की मुनासिबत से वक्त में तब्दीली का इख्तियार उन्हें दिया था। हमने जो मोलोटोव बम बनाए थे उनमें से हमारा मकसद सिर्फ फ्लोट्स में आग भड़काने और तोड़फोड़ का काम लेना था। 26 जनवरी को आम तातील थी। सिर्फ लाजमी सर्विसेज मसलन अस्पताल, फायर ब्रिगेड, एयरपोर्ट और रेलवे वगैरह को छुट्टी नहीं थी। हमारे सब इंतजाम मुकम्मल थे और अब सब काम लड़कों ने करना था और अल्लाह पाक ने उन्हें कामयाबी और हिम्मत देनी थी। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं कि मैं खुद बहुत घबराया हुआ था। हमने भारत में जो भी काम किए थे वो खुफिया और अंडर शेडो थे। खुलेआम और लाखों अवाम के दरमियान नीम तरबियत याफ्ता लड़कों के जरिए धमाका करने का ये हमारा पहला तजुर्बा था। भारतीय सिक्योरिटी का सारा ध्यान मुसल्लह अफवाज और फौजी असलहे की हद तक था। उसके बाद शामिल परेड दस्तों की सिक्योरिटी बहुत कम थी और फ्लोट्स पर तो सिक्योरिटी के लिए तो इक्का दुक्का पुलिस के सिपाही ही नजर आते थे। मेरा यहाँ कोई काम न था। मैं पहले ही DMI की नजरों में आ चुका था, लिहाजा अच्छे नताइज की तमन्ना और तवक्को लिए मैं अपने होटल वापस आ गया। धमाकों के वक्त होटल में मेरी मौजूदगी भी मेरे ऊपर किसी शक को दूर करने के लिए जरूरी थी। मैंने अपने साथियों और बशीर से ये तय किया था कि धमाकों के फौरी बाद वो अपने अपने ठिकानों पर चले जाएं। लड़के बशीर को अपने मिशन की रिपोर्ट दें। बाद दोपहर 3 बजे मैं साथियों के घर जाऊंगा और नजीर के फोन से बशीर से राब्ता करूंगा और बशीर की और अपने 2 साथियों की जो लड़कों को कवर दे रहे थे उनकी रिपोर्टों का मुआजना करूंगा। दिल्ली पाम एयरपोर्ट की रिपोर्ट भी उस वक्त तक यकीनन आ चुकी होगी और ऐन मुमकिन था कि बंबई से भी उस वक्त तक रिपोर्ट मौसूल हो जाए। 3 बजे मैं साथियों के पास जाने के लिए होटल से बाहर निकला और एक टैक्सी ली। मुझे नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली जाना था। रास्ते में कई सिग्नल आते थे। एक सिग्नल पर जब टैक्सी रुकी तो अखबारों के जमीमे बेचने वाला चिल्ला चिल्ला कर जमीमें फरोख्त कर रहा था। अंग्रेजी का सिर्फ एक जमीमा मिल सका, बाकी सब हिंदी जबान के थे। जमीमे में शह सुर्खियों में परेड में शमूलियत करने वाले 4 फ्लोट्स पर धमाके, आग लगने और फ्लोटों पर मौजूद 20 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की खबर थी। दूसरी सुर्खी में पाम एयरपोर्ट पर कार्गो सेक्शन में बम धमाके से कार्गो की खास बड़ी तादाद के तबाह होने और छत का एक हिस्सा गिरने का लिखा हुआ था। अखबार में यह भी लिखा था कि दोनों जगहों पर मौके पर कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और पुलिस कार्गो सेक्शन के अमले को हिरासत में लेकर पूछगिछ कर रही है। जबकि फ्लोटों पर धमाकों से अवाम की अफरा तफरी और भागने की वजह से कई अफराद गिर के भी जख्मी हो गए थे। जो खबर सुनने के लिए मैं साथियों के पास जा रहा था उसका बेशतर हिस्सा मुझे जमीमे में ही मिल गया था। यहाँ मैं आपको दोनों जगहों पर धमाकों के मुतालिक कुछ बताना चाहता हूँ। कार्गो सेक्शन में धमाका करने वाले लड़के को मैंने सख्ती से हिदायत की थी कि बम को ऑन करके बड़े कार्टनों के बीच में
फेंक दे, इस तरह बम की शिद्दत में नुमायां कमी हो जाती है। 360 दर्जे के गोल दायरे में 180 दर्जे ताकत तो फर्श पर ही खत्म हो जाती है। बाकी 180 दर्जों में तकरीबन 140 दर्जे बम की शिद्दत दोनों अतराफ के कार्टनों को तबाह कर देती है और आग लगा देती है, जबकि सिर्फ 35 से 40 दर्जे धमाके की शिद्दत सीधी ऊपर जाती है, जिसके नतीजे में कई कार्टन तबाह हो गए और उनमें आग लग गई। छत का एक हिस्सा गिर गया और फर्श पर गड्ढा पड़ गया। अलबत्ता कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्लोट्स पर मोलोटोव बम चूंकि फेंके गए थे, इसलिए थर्मस के खोलों के टुकड़ों से उन फ्लोटों पर मौजूद लोग जख्मी हुए और फ्लोट्स जो लकड़ी के ढांचों पर बनाए जाते हैं उनमें भी फौरी तौर पर आग लग गई। दिल्ली में हमारा मिशन पूरी तरह से कामयाब हुआ था। परेड के दौरान फ्लोटों पर धमाके, आग लगने और लोगों के जख्मी होने से फ्लोटों की परेड में शमूलियत न हो सकी। गैर मुल्की सफीर और वीवीआईपी आग लगने, लोगों के जख्मी होने और भारतीय सिक्योरिटी की नाअहलियत के गवाह थे। अवाम की अफरा तफरी और भाग दौड़ ने धमाकों के तासुर को दो चंद कर दिया था। पाम एयरपोर्ट पर धमाकों ने रिस्ट्रिक्टेड जोन में भारतीय सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ा दी थी। अगर हम चाहते तो इन धमाकों से 20 अफराद भी हलाक हो सकते थे, लेकिन अव्वल तो भारतीय निहत्ते अवाम को हलाक करना हमारा मकसद न था। दूसरे हलाक की सूरत में सबकी हमदर्दियां हलाक शुदगान और भारतीय हुकूमत के साथ होती। लेकिन अब सूरत हाल ये थी कि सब भारतीय सिक्योरिटी खुसूसन 26 जनवरी के हवाले से उनकी नाअहलियत पर गम गुस्से का इजहार कर रहे थे, और यही हमारा मकसद था जो 100% पूरा हुआ। साथियों के घर पहुंचकर मैंने नजीर के जरिए आरिफ को बुलवाया और उसके आने तक साथियों के पास बैठकर उनसे तफसील पूछी। हमने जो मोलोटोव बम बनाए थे वो आम मोलोटोव से बहुत ज्यादा अपग्रेडेड थे। मेरे साथी भी उनकी कारकर्दगी से हैरान थे। उन्होंने बताया कि लड़कों ने चारों थर्मस यक्के बाद दीगरे फ्लोटों पर उछाले। बम जोरदार धमाके से फटे। उनके टुकड़ों ने न सिर्फ फ्लोटों पर खड़े हिस्सा लेने वालों को जख्मी किया, बल्कि करीबी खड़े चंद परेड देखने वाले भी जख्मी हुए। बम फटते ही फ्लोटों में आग लग गई। वहां खड़े अवाम डर कर भागे और इस अफरा तफरी में लड़के भी भाग गए। बशीर ने उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम पहले ही कर रखा था, लिहाजा वो बखैर आफियत अपनी मंजिल पर पहुंच गए होंगे। आरिफ ने बशीर को फोन करके भी इस बात की तस्दीक कर ली थी। आरिफ नजीर के घर आ चुका था। मैं नीचे आया और दोनों को मुहिम की कामयाबी की मुबारकबाद दी। उन्होंने हम सबको मुबारकबाद दी। आरिफ ने बताया कि एयरपोर्ट पर काम सरअंजाम देने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। कार्गो सेक्शन में उस वक्त सिर्फ 2 आदमी हॉल में मौजूद थे। लड़के ने कार्टन्स को देखते ही बम को ऑन कर दिया और इन कार्टन्स पर ऐसे बैठ गया जैसे किसी का मुंतजिर हो, और फिर मौका मिलते ही बम का थैला दोनों कार्टनों के दरमियान फेंक दिया। उसने स्टाफ को कहा कि मुझे 11 बजे यहाँ एक क्लियरिंग एजेंट ने मिलने को कहा था। मुझे एक जरूरी काम से वापस जाना है, इसलिए अगर कोई पूछे तो उसे बता दें कि चंद्र आकर चला गया है। ये कहकर लड़का बाहर चला गया। मैं एयरपोर्ट से बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। वो बमुश्किल गाड़ी में बैठा ही था कि जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। हमारा काम मुकम्मल हो चुका था, लिहाजा हम वापस आ गए। गाड़ी बशीर ने भेजी थी। मैं रास्ते में उतर गया और गाड़ी लड़के को लेकर बशीर के घर चली गई। अब तक मुझे बंबई के हवाई अड्डे के अलावा तमाम मालूमात मिल चुकी थी। नजीर के टेलीफोन से बशीर से राब्ता किया तो उसने बताया कि अभी तक बंबई से कोई इत्तला नहीं आई। चूंकि उस दौर में डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम शुरू नहीं हुआ था, इसलिए कॉल मिलने में खासा वक्त सर्फ हो जाता था। मैंने बशीर को दिल्ली में लड़कों की कामयाबी पर उसे और लड़कों को मुबारकबाद दी। बशीर ने अगले रोज दोपहर को इस खुशी में हमें खाने की दावत दी, जिसे मैंने इंतहाई शुक्रिया के साथ मुस्तरद कर दिया, क्योंकि इन धमाकों के बाद दिल्ली में सिक्योरिटी यकीनन बहुत सख्त हो चुकी होगी और हम किसी तरह भी बेएहतियाती नहीं करना चाहते थे। मैंने बशीर को कहा कि बंबई से जो खबर आए वो आरिफ को मुख्तसर और छुपे अल्फाज में बता दे। नामालूम मुझे ये ख्याल क्यों आ रहा था कि दिल्ली में मुसलमानों और सिखों के टेलीफोन्स पर ऑब्जर्वेशन लग चुकी होगी। मैंने नजीर के घर में चाय पी और साथियों को बताकर अपने होटल चला आया। दूसरे रोज मैं अभी कमरे में ही था कि नंबर 2 का फोन आया और उसने हमारे तयशुदा कोड में बताया कि चाय की 2 पेटियां बगैर टूट फूट के गोदाम में पहुंच चुकी हैं। इसका मतलब ये था कि बंबई गए हुए दोनों लड़के अपना काम करके बंबई के ठिकाने पर बखैरियत पहुंच चुके हैं। मुझे उनकी तरफ से भी तसल्ली हो गई। मैंने नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया और अपने मुकर्रर करदा 2 अखबार ट्रिब्यून और टाइम्स ऑफ इंडिया देखने शुरू किए। दोनों अखबारों के पहले सफे परेड के दौरान धमाकों और दिल्ली और बंबई एयरपोर्ट्स पर धमाकों की खबरों और तस्वीरों से भरे पड़े थे। ट्रिब्यून ने तो अपने इदारिये में साफ लिख दिया था कि 26 जनवरी को दिल्ली और बंबई में धमाके पाकिस्तान के एजेंटों या आजादी पसंद सिखों ने किए होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने शानदार परेड को सिंबल ऑफ नेग्लिजेंस करार देते हुए कहा कि ऐसी नुमाइशी परेड की बजाय हमें अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो देनी चाहिए। दुश्मन हमारे अंदर इतना घुस आया है और इतनी बेखौफी से कार्रवाइयां कर रहा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। परेड के दौरान ये हादसा और दिल्ली और बंबई के हवाई अड्डों पर धमाके दरअसल हमारे मुंह पर दुश्मन का भरपूर तमाचा है।
अभी 31 दिसंबर के तमाचे की गूंज खत्म भी न हुई थी कि 26 जनवरी को दोबारा हमारी नाअहलियत के बायस हमें फिर भरपूर तमाचा खाना पड़ा है। मुझे अंग्रेजी के जो भी अखबारात इन खबरों के हवाले से मिल सके वो मैंने ले लिए ताकि उन्हें पाकिस्तान जाने वाली डाक में भेज सकूं। इन धमाकों की खबर BBC ने भी नशर की और मुझे यकीन है कि तमाम सफीरों ने इन धमाकों की खबर अपने ममालिक को भी भेजी होगी। यहाँ मैं ये अर्ज करता चलूं कि हमें पाकिस्तान से इन धमाकों के लिए कोई हिदायत नहीं मिली थी। हमने ये धमाके करने का फैसला अपनी सवाबदीद के मुताबिक किया था। सुकूत ढाका के सानहे को न सिर्फ मेरे सीनियर्स ने बल्कि सारी कौम ने शिद्दत से अपनी रुसवाई से ताबीर किया था और अब हम इस रुसवाई का बदला लेने में अपना अपना किरदार अदा कर रहे थे। मेरे सीनियर्स को इन धमाकों की इत्तला तो मिल चुकी थी, लेकिन उन्हें ये इल्म न था कि उनके पीछे किसका हाथ है। हमारी डाक से जब उन्हें मालूम हुआ कि ये धमाके हमने करवाए थे और पाकिस्तान के हमदर्दों का एक गिरोह भी तश्कील दे दिया है, तो यकीनन वो खुशी से झूम उठे होंगे। पाकिस्तान से आने वाली डाक में उन्होंने हमें इस अज खुद करदा कार्रवाई पर बहुत मुबारकबाद और शाबाश दी और लिखा कि अपने चीफ को उन्होंने हमारी साबिका कार्रवाइयों के साथ इन धमाकों का बताया तो चीफ के अल्फाज कुछ इस तरह से थे: अगर मुझे इतने हौसलामंद 25 ग्रुप और मिल जाएं तो मैं बगैर जंग लड़े भारत को शिकस्त देकर घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता हूँ।